बच्चों हम लोग ने शुरू किया था पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। और पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी काम के एलिमेंट थे, काम के तत्व थे, वो सब हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस भी किए थे। अब इन पर आधारित कुछ हम लोग ऐसे सवाल करेंगे जो थोड़ा याद करने वाले हैं, जैसे साइंटिस्ट के नाम वगैरह। उसके अलावा जो पिछली क्लास में थोड़ा पढ़ा था उस पर भी आधारित खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़े नए भी फिर साथ में उसके बाद आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूं और फिर आंसर्स आप लोग बताएंगे। तो सवाल है आपके सामने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? इसका मतलब यह है कि जिस आवर्त सारणी को, जिस पीरियोडिक टेबल को आप आज देखते हैं वो किस नियम पे आधारित है? वो नियम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था मोज़ले। ठीक है, मोज़ले, किसी में मोस्ले भी लिखा रहता है। ठीक है, तो सभी लोगों ने अलग अलग तरह की आवर्त सारणी देने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी आवर्त सारणी पूरी तरह स्वीकार करने योग्य नहीं थी। मोज़ले की जो आवर्त सारणी थी उसमें भी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन दिक्कतों के साथ भी उसको स्वीकार कर लिया गया। फिर भी वो थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले अच्छी थी। इसलिए हमें क्या याद रखना है? सभी लोगों की पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट हो गई, केवल मोज़ले की पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हो गई। तो बाकी सारे साइंटिस्ट की मोज़ले ने मौज ले ली, इसलिए मोज़ले का ही सब कुछ अब स्वीकार किया गया, बाकी सबका मजाक बन गया, बाकी सब लोग हार गए। ठीक है, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, मेंडेलेव। ठीक है, कुछ हिंदी में मेंडलीफ भी करके लिखा रहता है, LEEF भी होता है, उस पर हमें नहीं जाना है। तो हिंदी में तो ये लोग मेंडलीफ भी बोलते हैं और आपको मेंडलेव भी लिखा मिलेगा। सारे नाम सही है, चाहे जैसे लिखें। अच्छा, नंबर ऑफ पीरियड्स, आवर्त संख्या। मैंने आपको बताया था कि आवर्त जो होते हैं वो पड़े पड़े वाले होते हैं, तो आवर्त संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी कि खड़े खड़े कितने होते हैं? तो वो कितनी होती है? 18। ठीक है, तो 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। अपनी आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? खड़ी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन का आवर्त सारणी के हिसाब से क्या नाम है? इसमें 2 ही ऑप्शन बनते हैं, ग्रुप या पीरियड। तो क्या आंसर है? मतलब बाकी और 2 ऑप्शन कुछ भी बना के आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन आपको ग्रुप और पीरियड में होगा। तो बताइए क्या होगा आंसर? हम लोग ग्रुप बोलेंगे या पीरियड? नहीं, हम लोग बोलेंगे ग्रुप। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो होती हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स यानी कि समूह। ठीक है, और पीरियड्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ऐसे। ठीक है, अभी मैंने आपको याद कराया था कि ग्रुप कितने होते हैं, बताइए भाई। ग्रुप होते हैं 18। वेरी गुड। पीरियड होते हैं 7 यानी 7। ठीक है, आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों का समान चरित्र क्या है? अब पहली बात तो हम लोग किसी एक समूह को ले लेते हैं जो ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, चलिए, ज्यादा पॉपुलर जो मेरे हिसाब से है, सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर आप देखें तो ये भी F-1 होता है, ये भी Cl-1 होता है, ये भी Br-1 होता है, ये भी I-1 होता है। यानी कि इन सब में एक विशेष प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी संयोजकता एक ही जैसी है। संयोजकता यानी कि अगर इसमें ऑप्शन संयोजकता करके आता तो शायद आप कर लेते। संयोजकता को अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो
किसी भी समूह में सभी मेंबर्स का क्या सेम होता है, वैलेंसी सेम होता है। किसी भी समूह में जितने भी उसके भागीदार होते हैं समूह के, हर एक मेंबर का एक ही संयोजकता होती है। ठीक है, तो अब संयोजकता कैसे निकाली जाती है, प्रोटॉनों की संख्या से या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से या परमाणु भार से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। लेकिन याद रखिएगा कि कहां के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। थोड़ा सा और हम लोग अगर मेहनत कर लें, जैसे फ्लोरीन का परमाणु भार मैंने आपको क्या लिखाया था, बताइए। जैसे क्लोरीन का होता है 287, है ना, 287 क्या और लिख रहा हूं मैं इसका, 287 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो 287 8 2 10 17 की वजह से आता है। उसी तरह इसका आता है केवल 27, ये किसकी वजह से आता है, 9 की वजह से आता है। ब्रोमीन का आप देखेंगे तो 2887 आएगा, समझे। और उसी तरह यहां पे भी सबसे किनारे 7 ही आएगा। तो हर बार क्या होगा, जो चाहे फ्लोरीन ले, क्लोरीन ले या ब्रोमीन ले या आयोडीन ले, क्योंकि ये सब एक ही समूह में है। किसमें है, एक ही समूह में है। कौन सा समूह है भाई, इनके समूह का नाम क्या है, हैलोजन ग्रुप। वेरी गुड, क्योंकि ये सब लोग एक ही समूह अर्थात हैलोजन ग्रुप में आते हैं, तो इनके किनारे में हमेशा 7 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बाहरी शेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसलिए आवर्त सारणी में किसी भी समूह को उठा लीजिए, उसमें क्या समान चरित्र है, समान चरित्र है समान संयोजकता। समान चरित्र है समान संयोजकता। उसी समान संयोजकता को और समझा के लिखा जाए तो उसका मतलब है बाहरी शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब में 7 ही होते हैं, किसी भी समूह में उठा लीजिए 7 होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप किसी भी समूह को उठा लेंगे तो सब में किनारे या तो 7 होंगे या 6 होंगे या 5 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, इस तरह होंगे। लेकिन बराबर बराबर ही चलेंगे, एक 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 ही चलेंगे, 6 6 6 6 6 ही चलेंगे। तो मतलब वो सब एक ही समूह में है। समान चरित्र क्या हुआ, समान संयोजकता या फिर बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए अगला सवाल भी काफी अच्छा है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शून्य समूह में तत्वों को क्या कहा जाता है, ठीक है। 0 ग्रुप जो होता है वहां के तत्वों को क्या कहा जाता है। चलिए बच्चों आंसर बताइए। सी, इनर्ट गैसेस, है ना। तो इनको भी, बाकी ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ लें। एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये किसमें होता है, फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, है ना, प्रथम समूह में होते हैं। क्षारीय धातु प्रथम समूह में होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं। कहां से कहां तक, 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक सारे ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि संक्रमण धातु में होते हैं। तो बताइए सेकंड ग्रुप में कौन सा होता है, सेकंड ग्रुप में होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि बताइए हिंदी में, हाँ, मृदा क्षारीय। वेरी गुड, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि मृदा क्षारीय। उसी तरह याद रखिएगा, जिसको हम लोग 0 ग्रुप बोलते हैं वही 18th ग्रुप भी है, ठीक है। 18th ग्रुप भी वही है और वही 0 ग्रुप भी है। तो मृदा क्षारीय किसमें आते हैं, सेकंड ग्रुप में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा हैलोजन, हैलोजन किसमें आते हैं, 17th ग्रुप में आते हैं, सेकंड लास्ट ग्रुप में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल है, आवर्त सारणी के दाईं ओर कौन से तत्व होते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई आवर्त सारणी कुछ इस तरह होती है, बनियान टाइप की, है ना। फिर इस तरफ मतलब थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है,
और यहाँ पर भी एक अकेला होता है, यहाँ पे भी एक अकेला होता है, हाइड्रोजन हीलियम इस टाइप कुछ रहता है ना। तो अब अगर बात चल रही है दाईं ओर, ठीक है, तो दाईं ओर में हम लोग इनको ले लें, यानी कि सबसे आखिरी वाले ग्रुप की बात करें, भाई यही तो दायां हुआ, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, तो इसके दाईं ओर देखेंगे तो हम लोग किसको देखेंगे, ग्रुप 17 को देखेंगे या ग्रुप 18 को देखेंगे। अगर सिर्फ सबसे दायां बोला जाए तो केवल 18 को देख लेंगे। तो 17 में कौन से होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा हैलोजन ग्रुप, और इसमें क्या पढ़ा, इसमें हम लोग ने पढ़ा जीरो ग्रुप, है ना। हैलोजन ग्रुप में जो होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसमें क्या होते हैं भाई, हीलियम, और बोलिए, हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, है ना। तो इन सब को देखकर क्या लग रहा है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। चलिए हिंदी में लिख देता हूं, ये सब क्या है, धातु है, अधातु है, या बीच में है, धातु और अधातु दोनों है, या इनमें से कुछ नहीं है। आप ये बताइए मेटलॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, उपधातु। बिल्कुल सही बताया आपने, उपधातु, ठीक है। तो ये सारे जो है नॉन मेटल है भाई, धातु नहीं है, अधातु है। ये वाली गैसें हैं, और इसमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है, और आयोडीन अपने आप में एक ठोस पदार्थ है। ये मैंने बताया आपको कि नहीं, ये द्रव है, और फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है, गैस है, आयोडीन क्या है, ठोस है। ये बहुत सवाल पूछा जाता है इस बात पे कि कौन सा द्रव है, कौन सा ठोस है, इस पे सवाल आ सकता है। तो ये सारी चीज, और वो सारी तो गैस है, तो ये क्या है, धातु नहीं है, तो ये अधातु है। बस ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक आवर्त में तत्वों की कौन सी संख्या समान होगी, सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या स्वयं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या शेलों की संख्या, या प्रोटॉनों की संख्या। देखिए इस तरह के सवाल में याद रखिएगा कि प्रोटॉन वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा, चाहे आवर्त पूछा जाए चाहे समूह पूछा जाए, क्योंकि प्रोटॉन का पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, सारा काम शेल से होता है, शेल में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन शेल इलेक्ट्रॉन, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑप्शन उसी तरह है। तो प्रोटॉन केवल आपको ऑप्शन पूरा करने के लिए दिया गया। अगर हम लोग चित्र के साथ बनाते हैं किसी भी आवर्त में मतलब यहां से यहां जब जाते हैं, तो मैं 3 शेल बनाने दे रहा हूं, 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल। तो जब हम लोग 3 शेल बना रहे हैं, तो चलिए शेल 3 बना रहा हूं। ये हर एक जो चक्कर बना हुआ है, बीच में क्या है, काला सा जो है वो है नाभिक, और हर एक वलय जो बना हुआ है वो अपने आप में एक शेल। और एक बना देता हूं, चलिए। तो किसी भी आप अगर आवर्त में जाएंगे, अरे आवर्त में जाने का मतलब है हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, पड़े वाले में जा रहे हैं, तो अंदर मान लीजिए 2 भरे हैं, बाहर कितने भरे हैं, 8 भरे हैं, और उसके बाद किनारे 1 भरा। फिर अंदर वही चीज, सेम सिस्टम होगा, किनारे 2 भरे, किनारे 3 भरे, किनारे 4 भरे, इस तरह चलेगा, ठीक है। तो यानी कि हर बार क्या हो रहा है, जब हम लोग आवर्त में चल रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, लेकिन शेलों की संख्या उतनी है। यानी कि शेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही रहेगी अगर, तब तो भाई तत्व की जो परमाणु संख्या वो बदलेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग उसी जगह उछलते रहेंगे, लेकिन जगह चेंज करने के लिए हमें बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए
नंबर ऑफ शेल उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। यहां पे आप देखिए, अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेल्स, तो हर बार कितने वलय, 1 2 3 वलय, 3 वलय, 3 वलय, 3 वलय। लेकिन अगर हम लोग बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो कौन सी संख्या समान है? ऊपर वाली संख्या समान है, तो इसीलिए नंबर ऑफ शेल्स समान है। तो अब हमें क्या रट लेना है, इस तरह के सवाल में जब आवर्त बोला जाए तो शेलों की संख्या समान होगी, और जब समूह बोला जाए तो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस समूह वाला सवाल आए तो ये वाला ऑप्शन करना है, आवर्त वाला सवाल आए तो ये वाला ऑप्शन करना है। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग मान लीजिए समूह का डायग्राम बनाएं, चलिए थोड़ा सा समूह को भी देख लेते हैं। तो समूह में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तो ऐसा दिखता है। फिर हाइड्रोजन के तुरंत नीचे क्या आता है बताइए, लिथियम। तो लिथियम क्या दिखता है, वो 2 शेल रखा और एक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अंदर वाला लाल बना देते हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को पता नहीं चलता। जो लाल है वो आपका क्या है, नाभिक है, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद आ गया क्या हम लोग, लिथियम में। लिथियम के बाद और नीचे क्या आता है, सोडियम। वेरी गुड, ठीक है। तब उसके बाद सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, थोड़ा सा के को और नीचे लिख लेते हैं, तब हर बार शेलों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन किनारे एक ही इलेक्ट्रॉन, किनारे एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या, यहां ये समूह चल रहा है और ये क्या चल रहा है, आवर्त चल रहा है। तो जब समूह चलता है तब आप देखिए शेल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही एक चल रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं बाहरी शेल में, लेकिन शेल की गिनती उतनी ही है, शेल की गिनती उतनी ही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे शेल की संख्या बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही है, बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी है। तो आपको यही याद रखना है, समूह दिया है तो ये वाला करके आइए, आवर्त पूछा है तो ये वाला करके आइए, ठीक है। अगला सवाल है, सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग किसी भी तत्व का, अगर हमें सूचक दिया गया है यानी कि सिंबल दिया गया है, तब हम उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीख जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ बातें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, और वो इसमें दिया नहीं होगा। तो याद क्या करना पड़ेगा, सोडियम यहाँ पे 11 होता है, ऊपर 23 होता है, ठीक है। ऊपर 23 होता है, 2 जो होता है वो वैलेंसी होती है, और वैसे भी सोडियम की वैलेंसी 2 नहीं होती, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, Na+ आपको, तभी तो Na+ और Cl-। तो नीचे वाला जो लिखा हुआ है ये क्या है, परमाणु, बोलिए भाई, परमाणु संख्या, और ऊपर वाला क्या है, ये है परमाणु भार। तो सीधे यही पूछा जा सकता है कि भाई सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, 11। ये पूछा जा सकता है सोडियम का परमाणु भार क्या है, 23। याद रखिएगा, परमाणु संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट भी आपको लिखा मिलेगा, एटॉमिक मास भी लिखा मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स में मास और वेट को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग थोड़े ढीले रहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ही मान देते हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है, लेकिन चल जाता है यहाँ पे काम। और याद रखिएगा, जितनी परमाणु संख्या है 11, उतनी ही आपकी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, उतनी ही होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी होती है, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी तत्व जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लस और माइनस को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो परमाणु संख्या कितनी हुई, 11 हुई, परमाणु एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11 हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 11 हुई। फिर वही मैं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, प्रोटॉन वो भी 11 हुई। अब बात आ जाती है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 23 माइनस 11 करते हैं, तब 12 इधर पे 12 आएगा, बाकी सब में अलग अलग आएगा। यानी कि सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, हम लोग क्या करके आएंगे, 12 करके, ठीक है। तो अब हमें याद क्या करना है, नीचे वाला जो है वही एटॉमिक नंबर है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ऊपर वाला क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ठीक है। जो आपका एटॉमिक वेट को बच्चों Z से डिनोट करते हैं, कि चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं। एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसीलिए अगर हमें केवल n निकालना हो तो एटॉमिक वेट से हम p को गायब कर देते हैं, n आ जाता है, सही है ना। तो अगर सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, अरे 12। और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, ऐसा तत्व का नाम बताइए जहां प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर, जहां प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर। ऐसे कई तत्व हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक तत्व बताना। आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, भाई अभी वाले जो आवर्त सारणी है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने तत्व हैं, बोलिए भाई। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं, 118। जानबूझ के उन्होंने 118 का ऑप्शन दिया ताकि आप गलत कर दें। तो भाई जो सबसे पहली पीरियोडिक टेबल होगी उसमें 118 से कम ही होंगे, और काफी कम, कितने कम है, 63, ठीक है, आंसर है 63, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 118। मेंडलीव में जब पहली बार किया गया था तो 63 थे। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल के जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी तत्व क्या है, ओजी, ओगानेसॉन, उसी का एटॉमिक नंबर कितना है, 118। इसका एक और नाम है, ओगानेसॉन तो है ही है, इसका एक और नाम आ सकता है एग्जाम में, अननऑक्टियम। अगर ऐसा वैसे होगा नहीं एग्जाम में,
कि लड़ाई इन्हीं दोनों में हो जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आखिरी तत्व कौन सा है। ऑप्शन बी दिया हुआ है ओगानेसॉन और ऑप्शन सी दिया हुआ है अनानॉक्टियम। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नहीं जहां तक, तो फिर आप सबसे ताजा नाम करके आएंगे ओगानेसॉन। ओगानेसॉन नाम तब दिया गया जब 118 वाले की खोज हो गई, और खोज होने से पहले जगह भरने के लिए अनानॉक्टियम नाम देकर रुक गए थे। ठीक है, तो ताजा नाम क्या है? ओगानेसॉन। ठीक है, ओगानेसॉन रशिया यानी रूस के साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। रूस की राजधानी क्या है? चलिए आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? तो बताइए बच्चों। मेंडलेव, मोजले, न्यूलैंड या डॉवर्नियर? आंसर है इसका न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव भी लिख के आ सकता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। तो न्यूलैंड जो थे वो म्यूजिक के प्रेमी थे, तो वो बोलते थे सा रे गा मा, मतलब 7 सुर के बाद जो 8वां वाला है वो रिपीट होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा भी सवाल आता है कि कौन सा वैज्ञानिक जो था वो म्यूजिक का प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था, तो भी हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूलैंड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई आधुनिक वाली आवर्त सारणी में कितने हैं? बोलिए भाई। 118। फिर मेंडलीव में कितनी थी? 63। तो न्यूलैंड में कितनी थी? 56। अब 56 कैसे आप याद रख सकते हैं कि 8 का उन्होंने न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था ना, तो भाई 8 के पहाड़े में क्या आता? 8 सते 56, इसलिए 56 ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड ने अष्टक की बात की थी, आधुनिक वाली मोजले ने दी, सबसे पहली वाली मेंडलीव ने दी। मेंडलीव में 63 थे, लेकिन 63 में से न्यूलैंड 56 को ही समझा पाए कि हाँ देखो इतने ये है, ये सारे गामा पा में आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो बचे थे उनको नहीं समझा पाए। ठीक है, ओके, यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या है? इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूं। 235, 238, 92 और 94। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि आपको सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए यूरेनियम ऐसा होता है 235 भी होता है और यूरेनियम 238 भी। ठीक है, तब इसको देखते हुए अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले मालूम है तो आप इसको देखते हुए हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात तो परमाणु संख्या कौन सी होती है, नीचे वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली। तो यानी कि यहाँ पे भी 92 है और यहाँ पे भी 92 है, तो ये 92 हमारा परमाणु संख्या हमारा आंसर हो गया। लेकिन केवल आंसर नहीं करेंगे, और भी चीज करेंगे। 235 क्या हो जाएगा भाई? ये क्या है? संख्या है ना, ये क्या है? संख्या। ये क्या है? भार है, और ये भी क्या है? भार है। तो भार अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। आइसोटोप को हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक। हाँ, समस्थानिक है ये। ठीक है, अब 235 या 238 इनका भार है, भार अलग अलग है और संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएंगे? समस्थानिक। अब फिर इसमें अगर मान लीजिए हम बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो मैंने क्या कहा था? जो नीचे लिखा रहता है 92 यानी कि संख्या, वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्योंकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब कैसे निकालेंगे? तब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। आप 235 में से 92 घटाइए और 238 में से 92 घटाइए। 8 में 2 गया 6, 23 में 9 गया, बोलिए भाई, 13 9 4, 146।
तो यहाँ पे 146 आ जाएगा, यहाँ पे 143 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो अब अगले सवाल में क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए यूरेनियम की संभावित परमाणु भार क्या है, तो 235 या 238 दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। जब संभावित दिया होगा बच्चों तो 235 और 38 दोनों नहीं दिए होंगे, नहीं तो फिर दोनों सही करना पड़ेगा। तब हो सकता है इस तरह का ऑप्शन आ जाए कि ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, ऐसा आपको करना होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यूरेनियम